हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ऑल एग्जाम स्पेशल बायोलॉजी क्लास। ये सारे प्रश्न जो है रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों की व्याख्या हम लोग इस प्रकार करेंगे कि इनसे बनने वाले प्रश्न जो हैं आने वाले एग्जामों में ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान दें और इन प्रश्नों का जवाब दें, और नहीं भी पता हो तो ध्यान से सुने। और इन प्रश्नों के अलावा हम बाकी सब प्रश्नों की व्याख्या नोट्स के अनुसार करेंगे, और बहुत ही अच्छे नोट्स के अनुसार। ठीक है, और वो नोट्स आपको फ्री में मिल सकता है। चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है कि टॉक्सिकोलॉजी जो है टॉक्सिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इंसानी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। भूक्षरण का अध्ययन भूविज्ञान में किया जाता है। और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पशु कोशिकाओं में पाए जाने केवल पशु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, और पशु और पादप दोनों में पाए जाने वाले कोशिकांग। तो इन तीनों तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। और ये करने के बाद हम इस प्रश्न का जवाब हम लोग करेंगे या देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान रखिए कि पशु कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग, तारक काय भी पशु कोशिका में पाया जाता है, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल भी पशु कोशिका में पाया जाता है। सिलिया फ्लैजेला भी पशु कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम भी पशु कोशिका में पाया जाता है। तो इन चार को आपको याद रखना है, जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ये पादप में नहीं पाया जाता है, चारों के चारों पशु कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम जो काम करता है पशु कोशिका में, उसी तरह का काम पादप में रिक्तिकाएँ करती है। क्या करती है? रिक्तिकाएँ करती है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये इन चारों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन चारों से बार बार प्रश्न बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे में, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग अगला बताते हैं कि केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग। तो देखिए, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग में 3 ठो आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपको याद रखना है कोशिका भित्ति, दूसरा हरित लवक, और तीसरा रिक्तिकाएँ। ठीक है, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है। इसको आप याद रखिएगा, इन तीनों को। यहाँ से ही प्रश्न बहुत बना है। ठीक है, रेलवे में। अगला हम देखते हैं जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, उन कोशिकांगों को। ठीक है, उन कोशिकांगों को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, पादप और जंतु में पाए जाने वाले कोशिकांग में, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, इसमें जो होता है पादप और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, जो पादप में पाया जाता है और जंतु में भी। जैसे कोशिका झिल्ली पादप में पाया जाता है और जंतु कोशिकांग में भी। उसी तरह केंद्रक भी पादप में और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, अंतःप्रादवी जालिका। ये जो 7 हम कोशिकांग बताए हैं, ये सातों के सातों जो है पादप और जंतु दोनों में मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन पॉइंट्सों को आप याद रखिएगा, क्योंकि कैसे ही प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और इसका जो है पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके 8788281028 मैसेज करके आप इसकी पीडीएफ को फ्री में ले सकते हैं। और इस पीडीएफ में शानदार तरीके से सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिससे आने वाले रेलवे के, जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी है, तो इन सब में इनसे बहुत सारा प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा हुआ है? तो नारियल के जो छाल है उसका निर्माण एस्केलेडन काइमा द्वारा हुआ है, दृढ़ ऊतक द्वारा हुआ है। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान देना है कि जो ऊतक होता है, ऊतक आप लोगों को पता है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और पादप ऊतक जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है विभाजोत्तक और दूसरा होता है अस्थाई। विभाज्योतक होता है और दूसरा होता है अस्थाई। तो विभाजोतक होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वस्थ। और अस्थाई ऊतक जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक जटिल अस्थाई ऊतक और एक सरल अस्थाई ऊतक। तो सरल अस्थाई ऊतक के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सरल अस्थाई ऊतक होता है 3 प्रकार का। एक होता है
पैरेन्काइमा जिसे मृदुतक कहते हैं, एक होता है कोलेनकाइमा जिसे स्थूलकुंड कहते हैं, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा जिसे दृढ़ ऊतक कहते हैं। और जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आता है, वो आपको पता है। चलिए हम इन तीनों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तीनों के बारे में आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न का भी जवाब ये याद रखिएगा कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से हुआ है, तो स्क्लेरेनकाइमा से हुआ है। चलिए हम इन तीनों के बारे में समझाते हैं और आसानी से आप समझकर इनसे बनने वाले और प्रश्नों को भी कर लेंगे। देखिए प्रश्न था कि नारियल का जो छाल है वो किस ऊतक से बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो सरल अस्थायी ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक वो 3 प्रकार का होता है, वो तीनों के बारे में। और जटिल अस्थायी ऊतक होता है 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम, उसके बारे में आपको पता है, जिसे संवहन ऊतक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सरल अस्थायी ऊतक के तीनों प्रकारों को देखते हैं। तो देखिए पहला देखिए पैरेन्काइमा जिसे मृदुतक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मृदुतक कहते हैं। देखिए पौधों का सबसे कोमल जो भाग होता है ना, जैसे फूल हो गया, फूल फूल हो गया, फल हो गया, ठीक है, ये सब जो है ये इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा यानी मृदुतक पाया जाता है, ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान रखना है कि ये पौधे का सबसे सरल और सबसे आम ऊतक है, सबसे आसान ऊतक है, सबसे कोमल ऊतक है। इनकी कोशिकाएं पतली झिल्ली वाली होती है कोशिका, और ये कोशिका जीवित कोशिका होती है इसमें। और ध्यान रखना है कि इनकी संरचना कैसी होती है, तो गोलाकार या अंडाकार होती है। ध्यान रखिए तीनों की संरचना से प्रश्न आता है, तो इनकी संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है या अंडाकार होती है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इनकी कोशिकाओं के बीच जो है बहुत बड़ा स्थान पाया जाता है, यानी इनके कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान अधिक होते हैं। पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न कि इनमें से किस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मृदुतक में। और ये पौधे के कोमल भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि पत्तियाँ, फल और युवा तने, एकदम मुलायम जो तना होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ऊतक ये भोजन का भंडारण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब चलिए हम देखते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। तो यहाँ आपको ये बातें समझ में आया कि ये सबसे मुलायम ऊतक होता है और इनकी संरचना गोलाकार अंडाकार होती है, और अंतरकोशीय स्थान यहाँ इनमें अधिक होता है, और ये सबसे कोमल पत्तियाँ, फल, युवा तने में पाया जाता है। फूल में यही ऊतक होता है पैरेन्काइमा, ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पैरेन्काइमा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है और भोजन का भंडारण करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कोलेनकाइमा, जिसको हम लोग स्थूलकुंड कहते हैं। अब इसके बारे में सुनिए, यहाँ से ही प्रश्न आता है। ये भी जीवित ऊतक है, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति जो होती है असमान रूप से मोटी होती है, कहीं मोटी होती है तो कहीं पतली होती है, जैसे खासकर कोने पर ये मोटी होती है, ध्यान रखना है। स्थूल कोण या कोलेनकाइमा का जो ऊतक होता है उनकी जो कोशिकाएं होती है कोने पर मोटी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोने पर मोटी होती है। और ये आमतौर पर लंबे और बेलनाकार होते हैं। इनकी संरचना कैसे होता है, लंबा और बेलनाकार होता है। और पैरेन्काइमा का जो संरचना होता है वो गोलाकार होता है, आपको पता है। इनके पास जो है पैरेन्काइमा की तुलना में, यानी जो वहाँ पे अंतरकोशिकीय स्थान बहुत अधिक पाया जाता है पैरेन्काइमा में, तो पैरेन्काइमा की तुलना में यहाँ पे थोड़ा अंतरकोशिकीय स्थान कम पाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है। अब देखिए ये युवा पौधे के हिस्सों में पाए जाते हैं। देखिए सबसे जो कोमल होता है पौधों में वो होता है मृदुतक, और उससे थोड़ा सा कम कोमल जो होता है वो होता है कोलेनकाइमा। ये तने और पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगला, ये पौधे को लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, थोड़ा ये मजबूती भी पौधों में प्रदान करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। दृढ़ ऊतक के तुलना में स्क्लेरेनकाइमा की तुलना में ये थोड़ा कम मजबूती प्रदान करता है, तो ये आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। अब तीसरा देखिए स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या है इसके बारे में देखिए। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा, ये ध्यान रखिएगा, ये मृत ऊतक इसमें पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा में खास बात यह है कि इसमें मृत ऊतक पाया जाता है। बाकी हम लोग अभी ऊपर 2 पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, वो जीवित ऊतक उसमें होते हैं, लेकिन इसमें होते हैं मृत ऊतक। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा।
जिनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है और इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। और किसके कारण मोटी होती है, ये वाला भी प्रश्न बहुत बड़ा है। लिग्निन नामक पदार्थ के जमाव के कारण मोटी होती है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे मोटी कौन होती है, इनकी मोटी होती है कोशिका भित्ति, तो स्क्लेरेंकाइमा यानी दृढ़ ऊतकी, और ये मृत कोशिकाएं होती है। और ये मोटी किनके कारण होती है, तो लिग्निन नामक पदार्थ के कारण होती है। ये दो प्रकार के होती हैं, फाइबर और स्क्लेरेट्स। ठीक है, फाइबर जो होते हैं लंबे पतले और दोनों सिरों पर टेपरिंग होते हैं। स्क्लेरेट जो होते हैं छोटे अनियमित आकार के होते हैं। इन दोनों को नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये पौधे को कठोरता और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि पौधे को सबसे ज़्यादा मजबूती किनके द्वारा मिलता है, तो स्क्लेरेंकाइमा के द्वारा मिलता है। और पौधे को कठोरता और सहायता ये प्रदान करते हैं, यह आपको याद रखना है। वहाँ पर आप लोग ऑप्शन में एक देखे थे एरेनकाइमा, ऑप्शन ए में था एक एरेनकाइमा। अभी हम लोग चलेंगे तो देखेंगे भी। तो एरेनकाइमा के बारे में, तो एरेनकाइमा क्या है, तो एरेनकाइमा एक प्रकार का पेरेनकाइमा ऊतक ही है। ठीक है, वो मृदूतक ही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जलीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और एरेनकाइमा भी समझ में आ गया चारों के बारे में। तो चलिए हम अब उस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को करेंगे। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा हुआ है, तो समझ में आ गया होगा। एरेनकाइमा जानते हैं कि मृदूतक का ही, यानी पेरेनकाइमा का ही क्या है, एक प्रकार है जो जल में पाया जाता है। ठीक है, कोलेनकाइमा भी आपको पता चल गया। कोलेनकाइमा भी क्या है, एक ऊतक का प्रकार ही है, लेकिन ये पौधे में कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। और पौधे को थोड़ा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, लेकिन किसी के तुलना में कम, तो स्क्लेरेंकाइमा की तुलना में कम प्रदान करता है। और ये ऊपर वाला तीनों जो है जीवित ऊतक होते हैं, लेकिन ये स्क्लेरेंकाइमा मृत ऊतक का उदाहरण है, मृत ऊतक का उदाहरण है, ध्यान रखना है। ठीक है, और स्क्लेरेंकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है लिग्निन के कारण, ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारा प्रश्न यहाँ से हम लोग देखे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्व को बड़े पोषक तत्व कहते हैं और माइक्रो पोषक तत्व को छोटे पोषक तत्व कहते हैं। अब ध्यान देना है कि मैक्रो पोषक तत्व क्या है। तो देखिए, ये वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। मैक्रो पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर को बनाते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, वसा हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, ये मैक्रो पोषक तत्व का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए माइक्रो पोषक तत्व क्या है। तो देखिए, ये वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैक्रो पोषक तत्व में, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को अच्छे से काम करने में मदद करते हैं। तो जो मैक्रो पोषक तत्व हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, उसके बाद खनिज हो गया। ठीक है, जैसे विटामिन में विटामिन ए, बी, सी, ये सब जो विटामिन है, ये जो क्या करते हैं, हमें हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है और हमें बीमारियों से बचाते हैं। खनिज में जैसे कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, ये सब हमें बचाते हैं। तो ध्यान रखना है कि माइक्रो पोषक तत्व में विटामिन आते हैं और खनिज आते हैं। तो यहाँ वही प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। मैक्रो का मतलब कि बड़े पोषक तत्व का उदाहरण नहीं है, तो वो विटामिन है। ठीक है, विटामिन जो है ये माइक्रो पोषक तत्व का उदाहरण है, मैक्रो का नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। तो सभी लोग पहले ध्यान देंगे कि प्रजनन क्या होता है। ठीक है, प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं।
जीव क्या करते हैं, नए जीव उत्पन्न करते हैं। प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं। और ध्यान रखना है कि प्रजनन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, अपने जैसे जीवों की संख्या को बढ़ाना होता है। क्या होता है, अपने जैसे जीवों की संख्या को बढ़ाना होता है प्रजनन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। और अपनी प्रजातियों को बनाए रखना होता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि जब प्रजनन होता है तो प्रजनन के दौरान, ठीक है, जनक जीव, जो जनक जीव किसे बोलेंगे, माता पिता को, ठीक है। माता पिता जो है जनक जीव। तो जनक जीव अपने अनुवांशिक सामग्री को संतान को पास करते हैं, ठीक है। तो वह एक जीन को पास करते हैं, एक जीन को पास करते हैं, ठीक है। और यह अनुवांशिक सामग्री जो है इसी को ही हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डीएनए कहते हैं। और यही डीएनए में जीवों की सभी अनुवांशिक जानकारी होती है कि उनका रंग, रूप, आकार और उनकी विशेषता, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसीलिए प्रजनन के दौरान मूल कार्य क्या होता है, डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। वो अपने जैसे एक नए जीव उत्पन्न करते हैं, यानी डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है प्रजनन का प्रमुख कार्य, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है, तो डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डीएनए का पूरा नाम भी आपको याद रखना है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ बातों को और देख लीजिए, आरएनए के बारे में कुछ बातों को आप लोग जान लीजिए। आरएनए क्या है कि आरएनए का जो पूरा नाम होता है इसके बारे में समझिए। आरएनए कॉपी नहीं बताते हैं, भी आरएनए के बारे में समझिए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अणु होता है जो हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। यह डीएनए के जैसा ही होता है, यह डीएनए के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, ध्यान देना है। आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन बनाने का होता है, ठीक है। आरएनए का मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। अब आगे देखिए, तथा आरएनए कॉपी का मतलब होता है कि आरएनए के अणु की एक डुप्लीकेट बनाना, अणु की एक प्रतिलिपि बनाना आरएनए कॉपी कहलाता है। और आपको पता होगा कि आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है mRNA, समझाएंगे, तीनों के बारे में समझिएगा। एक होता है tRNA, समझिएगा इसके भी बारे में। और एक होता है rRNA, ठीक है। समझिए इसके बारे में। देखिए mRNA क्या है, तो यह आरएनए डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को राइबोसोम तक ले जाता है, यानी कि यह मैसेंजर का काम करता है। इसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। और डीएनए की आनुवांशिक जानकारी को ये राइबोसोम तक ले जाता है, ठीक है। टीआरएनए का काम देखिए, इसको हम लोग ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। यह राइबोसोम में अमीनो एसिड लाता है, राइबोसोम जो है उसमें अमीनो एसिड लाता है और जो प्रोटीन के निर्माण में उपयोग होते हैं। इसीलिए टीआरएनए को वाहक आरएनए भी हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये क्या करता है, एमिनो एसिड को राइबोसोम में लाता है और प्रोटीन के निर्माण में उपयोग होते हैं ये एमिनो एसिड, ठीक है, ध्यान देना है। और इस टीआरएनए को ही हम लोग वाहक आरएनए भी कहते हैं। आरएनए के बारे में समझिए, आरएनए क्या होता है, यह आरएनए राइबोसोम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ध्यान देना है कि यह राइबोसोम प्रोटीन बनाने की मशीन है। यह राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने की मशीन है, आरआरएनए। और आरआरएनए की उनकी संरचना और उनके कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है और इसे ध्यान देना है, और क्योंकि यह राइबोसोम में पाया जाता है, तो ध्यान देना है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने की मशीन है, ठीक है।
तो अभी हम लोग समझे कि आरएनए कॉपी क्या होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है और आरएनए का कार्य और डीएनए कॉपी के भी बारे में इसमें हम लोग समझ लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं। तो देखिए आनुवांशिक लक्षणों के जो जीन समूह है, जीन क्या है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। ठीक है, और जीन से ही डीएनए बनता है और डीएनए से ही गुणसूत्र बनते हैं और मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको पता होगा। अब सुनिए कुछ बातों को। तो आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को क्या कहते हैं, तो ध्यान देना है कि आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। चलिए हम कुछ चीज़ों को आपको बताते हैं, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम लोग एलील्स से शुरू करते हैं, सारा समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। देखिए एक जीन के अलग अलग रूपों को एलील कहते हैं। एक जीन का अलग अलग रूप, जैसे देखिए आप आँख के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो किसी का आँख क्या होता है, भूरा रंग का होता है, किसी का आँख नीला रंग का होता है, किसी का आँख हरा रंग का होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हर जीन में 2 एलील होते हैं। तो एलील क्या होता है, तो फिर से सुनिए, एलील जीन के अलग अलग रूपों को एलील कहते हैं। जैसे भूरा, नीला, हरा, ये जो रंग होता है ये एलील कहलाता है। और जीन आँख है, तो आँख जीन है, तो एक जीन के अलग अलग जो रूप हैं उनको हम लोग एलील्स कहते हैं। पहले समझिए बेसिक से, और आपको समझना है। अगला देखिए, अगला क्या होता है कि हर जीन में, हर एक जीन में क्या होता है समझिए, हर जीन में 2 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं, एक माता का और एक पिता का। एक माता का और एक पिता का। जैसे कि माता का आँख का रंग कुछ होगा, पिता का आँख का रंग होगा। तो हर जीन में 2 एलील होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है रेलवे में कि एलील्स क्या होते हैं, तो जीन के अलग अलग रूप को एलील कहते हैं। और हर एक जीन में कितने एलील होते हैं, तो 2 एलील होते हैं, ये आपको पता है, हो चुका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जीन के समूह को ही, अब देखिए जीन का जो समूह है, जीन का जो समूह है इसी को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। यानी आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, जिसे में देखिए बताते हैं, कुछ बातों को समझिए। जैसे एक व्यक्ति जिसके पास आँखों के रंग के लिए 2 नीले एलील है। ठीक है, तो 2 नीले एलील है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के पास उसके माता का नीला रंग का एलील और उनके पिता का नीला रंग का एलील, 2 एलील है। तो ये जो एलील, 2 एलील है, इन्हीं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। इन्हीं के समूह को क्या हम लोग कहते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब एक और बात सुनिए, एक व्यक्ति का के पास 2 एलील तो होता ही है। तो एक व्यक्ति के पास एक नीले रंग का एलील है उनके पिता का, और उनकी माता का है भूरा रंग का एलील। ठीक है, समझ में आया, भूरा रंग का एलील। तो यहाँ जीनोटाइप क्या होगा, तो इन नीले और भूरा रंग का जो एलीलों का समूह है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। समझ में आया। और यहाँ पूछा जाए कि उस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा, तो नीला और भूरा। उस व्यक्ति के आँख के एलील क्या होंगे, तो नीला और भूरा। जीनोटाइप भी बता दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए फेनोटाइप क्या होता है समझिए। तो देखिए, तो किसी जीव के दिखाई देने वाले लक्षण, किसी जीव में दिखाई देने वाले लक्षण, जैसे कि रंग दिखाई देता है, आकार दिखाई देता है। ठीक है, आकार आदि को फिनोटाइप कहते हैं। रंग, आकार, मोटाई, ये सब क्या दिखाई देता है, तो किसी जीव के दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्यों में रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग, वजन, ऊंचाई, ये तो सबको मिलाकर हम बोलना ना चाहें तो क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। समझ में आया। तो आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को जीनोटाइप, और रंग, आकार, मोटाई वोटाई सब जिस में दिखाई जो देता है वो सब कहलाता है फिनोटाइप। एलील्स क्या होता है, तो हर एक जीन का
अलग अलग रूप जो है एलील्स कहलाते हैं। समझ में आ चुका फ्रेंड्स। अब देखिए अगला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगला जो है प्रबल जीन क्या होता है, समझिए। प्रबल जीन का मतलब होता है क्या, तो देखिए समझिए, ध्यान से बताते हैं। मान लीजिए कि मटर के पौधे में लंबे तने का जीन जो है, कोई एक लंबा तना है मटर के बीज का, तो उसका जो जीन है वो कैपिटल टी है। फिर एक छोटा तना है, ठीक है, फिर एक छोटा तना है जिसका जीन है स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तो यहाँ पे प्रबल जीन कौन सा होगा, तो यहाँ प्रबल जीन लंबे तने का जीन होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को अगर दोनों ये मिलते हैं तो इसमें हमें लंबे तने का जो है, लंबे तने का जीन हमें प्रभाव में दिखाई देगा, यानी कि छोटे तने के जीन को ये दबा देगा। समझ में आया, तो पौधा लंबा होगा और ये जब दोनों मिलेगा तो ठीक है। तो यही जो जीन है, यही जीन क्या कहलाएगा, प्रबल जीन कहलाएगा। समझ में आया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये अब ये वाला भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। चलिए फ्रेंड्स हम आपको कुछ बातों को समझाते हैं, समझिएगा। ये पृथ्वी का इतिहास जो है 4.5 अरब साल से भी ज़्यादा पुराना है। ध्यान समझिए, इतना साल से भी पुराना है, ठीक है। इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक से समझिए पहले, ठीक है। और एक लंबी, और इसकी एक इतिहास की एक लंबी कहानी है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय के खंडों में बांटा है, जिसे महाकल्प कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, महाकल्प कहते हैं। समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग खंडों में बांटा है। सभी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, भी समझिए, समझने के लिए बांटा है। ये महाकल्प पृथ्वी के इतिहास के बड़े बड़े अध्याय हैं, जिनमें हर एक की अपनी खास बातें और घटनाएं हैं, ठीक है। जैसे चलिए हम पहला कल्प बताते हैं। देखिए पहला कल्प समझिए, पृथ्वी की जो पहला कल्प था, जो वैज्ञानिकों द्वारा बांटा गया है, उसे हेडियन हेडियन महाकल्प कहते हैं। हेडियन महाकल्प कहते हैं। समझिए हेडियन महाकल्प की कुछ विशेष बात को समझिए, इसमें क्या हुआ था, ठीक है। आसानी से समझिए, यहाँ से प्रश्न भर भर के आता है। और ये भी प्रश्न देखिए 2016 में पूछा है, तो सुनिए। तो पहला महाकल्प देखते हैं, हेडियन महाकल्प। देखिए यह पृथ्वी का पहला महाकल्प था। पृथ्वी का पहला महाकल्प पूछा जाए तो हेडियन महाकल्प था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और महाकल्प था जब यह एक नवजात ग्रह था। पृथ्वी जब एक नवजात ग्रह था का मतलब कि नया नया ग्रह बनना था, तब का ये कल्प माना जाता है। इस समय जो आग के गोले के जैसा गर्म और पिघला हुआ था, उस समय जो पृथ्वी था आग के गोले के जैसे गर्म और पिघला हुआ था। और उसी काल में माना जाता है कि यह धीरे धीरे ठंडा हुआ और इस पर पहली चट्टानें बनी, ठीक है। और यह महाकल्प 4 अरब साल पहले ख़त्म हुआ। कितना अरब साल पहले, 4 अरब साल पहले। तो इसमें हम लोग क्या देखें, तो पृथ्वी का सबसे पहला महाकल्प क्या था, हेडियन महाकल्प था। और पृथ्वी उस समय नवजात ग्रह के रूप में था, जो आग के गोले जैसा गर्म और पिघला हुआ था, ठीक है, उस समय। और धीरे धीरे यह ठंडा हुआ और इसमें पहली चट्टानें बनी, और ये ख़त्म हुआ 4 अरब साल पहले। तो हेडियन महाकल्प समझ में आ गया फ्रेंड्स। और इन चीज़ों को आप लिखते भी रहिएगा, ठीक है। अब देखिए हेडियन के बाद हम आपको बताते हैं, उसके बाद जो कल्प वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है, उसे कहा जाता है आर्कियन, ठीक है फ्रेंड्स। आर्कियन कल्प कहा जाता है। इसकी क्या खास बात है, इस महाकल्प में पृथ्वी थोड़ी शांत हुई, ठीक है, पृथ्वी थोड़ी शांत हुई। इस पर महासागर बने। और ध्यान देना है कि किस महाकल्प में महासागर बने थे, तो आर्कियन महाकल्प में ही महासागर बने। और जीवन के सबसे पहला निशान दिखाई दिए। और इसी महाकल्प में जीवन के पहला निशान दिखाई दिया।
किस महाकल्प में? आर्कियन महाकल्प में। याद रखिएगा सारी चीज़ें। और छोटे छोटे जीव पानी में मतलब कि उस समय रहते थे। इस महाकल्प में छोटे छोटे जीव पानी में रहते थे और उन्हीं का उद्भव हुआ। तो आर्कियन महाकल्प की खास बात समझिए कि उस समय पृथ्वी थोड़ा शांत हुई, महासागरों का विकास इसी युग में हुआ, ठीक है। और सबसे पहले जीवन का निशान यहीं दिखाई दिया महासागरों में छोटे छोटे जीव विकसित हुए। और यह जो महाकल्प जो है ये ख़त्म हुआ 2.5 अरब साल पहले, ठीक है। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ में आया। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं उसके बाद का जो कल्प है उसे प्रोटेरोजोइक ईरा कहा जाता है। इस महाकल्प में ध्यान देना है, इस महाकल्प में यानी प्रोटेरोजोइक ईरा के में बता रहे हैं जीवन और भी विकसित हुआ, ठीक है। आर्कियन युग में जीवन का प्रमाण मिला और इस युग में जीवन और भी विकसित हुआ। पहले सरल जीव से थोड़े जटिल जीव बने, यानी छोटे जीव से थोड़ा जटिल जीव बने। उसमें यूकैरियोटिक यानी जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है और बहुकोशिकीय जीव शामिल थे, ठीक है। वो सारे जीव बनने प्रोटेरोजोइक महाकल्प में, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी और इसके बाद पृथ्वी के वातावरण में प्रोटेरोजोइक जो महाकल्प है, इस महाकल्प में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें जीवन और भी विकसित हुआ और इसमें सरल जीव से जटिल जीव बने और यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले और बहुकोशिकीय कोशिकाओं वाले जीव बने। और इस महाकल्प में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, ठीक है। तो इस महाकल्प के बारे में आपको समझ में आया और यह महाकल्प 54.1 करोड़ साल पहले ख़त्म हुआ, ठीक है। सभी को एक नोट के द्वारा आप लोग लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो है महाकल्प जो है वो है फेनरोजोइक महाकल्प। फिर से सुनिए, फेनरोजोइक महाकल्प, ठीक है। इसकी खास बात समझिए, यह महाकल्प अब तक का सबसे नया महाकल्प है। फेनरोजोइक महाकल्प जो है सबसे नया महाकल्प माना जाता है, ठीक है, जो 54.1 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। इसे 3 युगों में बांटा गया है। समझिए ध्यान से, इसे 3 युगों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, एक पेलियोजोइक या यहाँ लिखा है पालियोजोइक ईरा, दूसरा सीनोजोइक ईरा, दूसरा जो है मेसोजोइक ईरा और तीसरा है सेनोजोइक ईरा, ठीक है। यानी कि फेनरोजोइक महाकल्प को, ध्यान समझिए, फेनरोजोइक महाकल्प को 3 युगों में बांटा गया है। एक है पेलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक और तीसरा है सेनोजोइक। चलिए हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला पेलियोजोइक ईरा के बारे में। तो देखिए, इस युग में तरह तरह के जीव विकसित हुए, जैसे कि मछलियाँ इसी युग में उद्भव हुई थी। मछलियों का, मछली का, उभयचर का मतलब आपको पता है कि जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। उभयचर का, सरीसृप का मतलब होता है कि सांप और छिपकली। पेड़ पौधे भी ज़मीन पर उगने लगे इसी युग में, ध्यान देना है। पेड़ पौधे भी, ठीक है फ्रेंड्स, उगने लगे और तालाब के आसपास ये उग रहे थे। पहली बार पेड़ जो उग रहे थे तालाबों के आसपास उग रहे थे, ठीक है, ज़मीन पर उगने लगे। अब देखिए, तो
पेलियोजोइक जो है महाकल्प, इसमें मछली भी विकसित हुई, उभयचर भी, सरीसृप भी और पेड़ पौधे भी। लेकिन ध्यान देना है कि मानव का उद्भव कब हुआ, वो अभी हम बताने वाले हैं। पेलियोजोइक के बाद जो है जो युग शुरू हुआ उसे कहा जाता है मेसोजोइक। मेसोजोइक कहा जाता है। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यही युग जो था डायनासोर का युग था। डायनासोर का युग था। डायनासोर का युग था। और इस युग में पहले स्तनधारी जीव भी दिखाई दिए हैं, पर वे बहुत छोटे थे मेसोजोइक में। प्रश्न भी वही पूछा है कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले, तो मेसोजोइक युग। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए, तो डायनासोर का जो प्रभुत्व था इस युग में था। ठीक है, अब देखिए मानव किस युग में दिखाई दिया, तो देखिए सेनोजोइक इरा जो शुरू हुआ, सेनोजोइक के बारे में पता होगा कि इस युग में डायनासोर खत्म हो गए, सेनोजोइक युग में खत्म हो गए थे। और स्तनधारी जीवों का विकास हुआ सेनोजोइक युग में। पूछा भी जाता है, बहुत बार ये सारे प्रश्न बने हैं। स्तनधारी जीवों का विकास हुआ किस युग में, सेनोजोइक युग में। इसमें हाथी, घोड़े, कुत्ते, ठीक है, बिल्ली, ठीक है, कुत्ते बिल्ली, ये सब इसी युग में विकसित हुए। और इसी युग में इंसान भी, ध्यान देना है, और इंसान भी सेनोजोइक महाकल्प में ही विकसित हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आसानी से सारे महाकल्पों को अच्छे से समझ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग देख लिए कि महाकल्प जो है इसको किन किन कालखंडों में बांटा गया है। पहला देखे थे हेडियन महाकल्प, दूसरा आर्कियन महाकल्प, तीसरा प्रोटोजोइक महाकल्प, और चौथा फेनोजोइक महाकल्प। और फेनोजोइक के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि इसको 3 युगों में बांटा गया है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। सेनोजोइक युग में ही स्तनधारियों का विकास हुआ था। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन महाकल्पों को भी देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो प्रश्न है कंप्लीट हुआ। और इस तरह के जितना भी प्रश्न अब एग्जाम में बनेंगे आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग सुन लें, हाल्डेन होगा। लेकिन चलिए हम इनके बारे में बताते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा है। तो देखिए पूछा गया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, किसने ये सुझाव दिया था, तो हॉल्डेन ने। तो देखिए बताते हैं, उसको ध्यान समझिए। हॉल्डेन और एलेक्जेंडर ओपरिन नामक 2 वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। अब देखिए उसका मानना था कि शुरुआत में पृथ्वी पर ऐसे हालात थे जो आज से बहुत अलग थे। उस समय पृथ्वी पर बहुत गर्मी थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, हवा में ऑक्सीजन नहीं थे। ठीक है, तो ये इनके द्वारा, हॉल्डेन के द्वारा बताया गया था। उन्होंने सोचा कि शायद इन मुश्किल हालात में कुछ साधारण रसायनों से मिलकर जीवन के पहले जो कण हैं वो बने होंगे। ठीक है, ये हॉल्डेन साहब सोचे। ठीक है, कि पहला कण बना होगा, जीवन का पहला कण। ठीक है, अब देखिए ये रसायन शायद पानी, मीथेन, अमोनिया जैसे साधारण गैसें थी। पानी भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, अमोनिया जैसे साधारण गैसें थी। उन्होंने यह भी सोचा कि यह शायद सूरज की रोशनी या बिजली की चमक ने इन रसायनों को आपस में मिलाकर एक जटिल अणु बनाया होगा। ठीक है, ये सोचे, वही जीवन सरल का अकार्बनिक अणुओं से विकसित होने के सुझाव दिए थे। सोचे धीरे धीरे ये जटिल अणु और भी जटिल होते गए और शायद उनसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे अणु बने होंगे। ये हॉल्डेन का सुझाव था, बने होंगे। और ये अणु जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आखिरकार ये अणु एक साथ आकर कोशिकाएं बनाने लगे होंगे जो जीवन की सबसे छोटी इकाई हैं, ये सोचे थे।
तो समझ में आ गया कि ये क्या दिए थे कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित कैसे हुआ। ये बताए थे कि कुछ कण आपस में स्टार्टिंग में मिले होंगे, शायद पानी, मीथेन, अमोनिया के कण हो सकते हैं, मिले होंगे, फिर उससे कुछ कण बना होगा, फिर उनसे कुछ कण बना होगा, बनने के बाद कोशिकाएं बनी होगी, और कोशिकाओं के बनने के बाद जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका बनी होगी और जीवन बना होगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत बहुत ही सरल है, लेकिन यह बताता है कि कैसे जीवन की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, ध्यान देना है कि हॉल्डेन का जो सुझाव है, हॉल्डेन और ओपरिन का सिद्धांत हमें अच्छी शुरुआत देता है जीवन के बारे में जानने का। ठीक है, तो समझ में आया कि किस तरह ये बताए थे कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। समझ लिए। अब देखिए, जीवों के विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। थोड़ा डार्विन की भी बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, डार्विन का सिद्धांत यह भी बताता है कि सभी जीव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि वे सभी एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। ठीक है, एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। समय के साथ विभिन्न प्रजाति और अपने अपने वातावरण के अनुकूल होने के लिए अलग अलग तरीके भले विकसित कर लिए हों। तो ये डार्विन साहब ने बताया था कि हम लोग एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, लेकिन समय के साथ अलग अलग विभिन्न प्रजाति में बंट गए हों वातावरण के अनुकूलन होने के कारण। डार्विन का सिद्धांत जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक होता है। ठीक है, ये आपको पता है। और आनुवंशिकता का जनक तो आपको पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि त्वचीय श्वसन डैश में होता है। तो त्वचीय श्वसन केंचुए में होता है। केंचुए मिट्टी में रहते हैं और उनकी त्वचा हमेशा नम रहती है। वे अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को सीधे अवशोषित करते हैं। ठीक है, उभयचर में जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, सेलामेडर हो गया, ये ऐसे उभयचर भी अपनी त्वचा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। मेढक भी, ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको और 2-3 चीज़ें हम बता देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। मछली जो होती है वो गलफड़े से क्या लेती है, श्वसन करती है, यानी सांस लेती है। कीड़े श्वास नली से लेते हैं। अगर कीड़े पूछा जाए तो बताइएगा कि श्वास नली से लेते हैं। बैक्टीरिया कैसे लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में कि बैक्टीरिया कैसे सांस लेते हैं, तो कोशिका झिल्ली से सांस लेते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पक्षियों में और इंसानों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? फेफड़ों द्वारा होती है। यहाँ से बनने वाले प्रश्न यही सब है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बैक्टीरिया में जो होता है कोशिका झिल्ली से होता है, कीड़े में जो होते हैं श्वास नली से होता है, मछली में गलफड़े से होता है, पक्षियों में और मनुष्य में फेफड़े से होता है। और पौधों में आपको पता होना चाहिए कि रंध्रों के माध्यम से होता है। पौधों में एक रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, वहाँ से श्वसन होता है। तो ये सारे श्वसन की स्थान है, इसको आपको याद रखना है, जो कि रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मोलस्का परिवार से संबंधित जीवों में घोंघा है, स्लग है, याद रखिएगा यहाँ से सारे जीव, स्लग है, सीपी है, ठीक है, स्कीड है, ठीक है, ऑक्टोपस है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्टोपस याद रखिएगा, ऑक्टोपस है, ठीक है, और एक नॉटिल्स याद रखिएगा, नॉटिल्स है। ये जो है मोलस्का परिवार से संबंधित जीव हैं और इनसे रेलवे में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इन जानवरों के नरम शरीर होते हैं और कुछ में खोल भी होते हैं। जो मोलस्का के जीव होते हैं ये नरम शरीर वाले होते हैं और कुछ में खोल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अब इनके बारे में पूरा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए, अकशेरुकी जो जानवर होते हैं उनको 9 फाइलमों में, 9 श्रेणियों में बांटा गया है। सभी के बारे में कुछ कुछ बातों को हम लोग देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला देखिए, पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है इस फाइलम में, यानी फाइलम जब भी बोलेंगे इसका मतलब श्रेणी समझिएगा। तो इस श्रेणी में स्पंज शामिल है। स्पंज एक जीव होते हैं, ठीक है,
जो सरल समुद्री जानवर हैं, जीव हैं, जिनके शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो पोरीफेरा के बारे में हम लोग अभी पहले पढ़ रहे हैं और इसके बारे में आपको समझना है। पोरीफेरा, यहाँ से जितने प्रश्न आते हैं सब बता देंगे। तो पोरीफेरा के अंतर्गत आता है स्पंज, जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। उसके बाद आता है साइकोन, ठीक है, साइकोन। उसके बाद आता है यू प्लेकटला, ठीक है, यू प्लेकटला और स्पॉन्जिला, ये सब आते हैं किसमें, पोरीफेरा में। अगला देखिए, अगला जो है निडारिया है। निडारिया है, निडारिया क्या है कि इस फाइलम में यानी कि इस श्रेणी में क्या क्या आता है याद रखना है। जेली फिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है। जेली फिश निडारिया में, मूंगे, समुद्री समुद्री एनीमोन, समुद्री एनीमोन, ठीक है, यह निडारिया में क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रा, ठीक है, ये निडारिया के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है, हाइड्रा से बार बार प्रश्न आया है, हाइड्रा से और जेलीफिश से, कि ये किस समूह का जीव है, तो निडारिया समूह का जीव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, अगला हम लोग देखते हैं प्लेटी हेलमेंथिज। तीसरा देखते हैं प्लेटी हेलमेंथिज। तो इस श्रेणी में चपटे कृमि शामिल होते हैं। चपटे एक जीव होते हैं, चपटे कृमि शामिल होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं, कृमि शामिल होते हैं, जैसे कि फीता कृमि, ठीक है, इसके अंतर्गत फीता कृमि, फीता कृमि और प्लेनेरियन, फीता कृमि और प्लेनेरियन, प्लेनेरियन जीव शामिल होते हैं। इन जानवरों के शरीर चपटे होते हैं और उनमें गुहा नहीं होता है। ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा भी है, प्लेटी हेलमेंथिस के शरीर चपटे होते हैं और इसमें गुहा नहीं होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, खाली स्पेस नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्लेटी हेलमेंथिस के बारे में आपको पता चल गया कि प्लेनेरिया, फीता कृमि और एक यकृत फलुक याद रखना, यह भी एक जीव है जो कि प्लेटिंग हेलमेंथिस में आता है। ठीक है, तो ये इतना बस याद रखिए, चपटे कृमि, फीता कृमि, प्लेनेरियन, यकृत फलुक, ठीक है, ये सब आता है प्लेटी हेलमेंथिज में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला देखिए निमेटोडा, जो चौथा है उससे हम लोग निमेटोडा कहते हैं। और इस फाइलम में गोल कृमि शामिल होते हैं, गोल कृमि। निमेटोडा में जो है ध्यान रखना है कि गोल कृमि शामिल होते हैं और प्लेटी हेलमेंथिज में चपटे कृमि। ठीक है, गोल कृमि शामिल होते हैं जो लंबे बेलनाकार जानवर होते हैं और जिनके शरीर में गुहा होती है, और इसमें गुहा होता है, ध्यान देना है, खाली स्पेस होता है, प्लेटी हेलमेंथिज में नहीं होता है। ये गोल होते हैं, जो लंबे और बेलनाकार जानवर होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक ही गोल कृमि को याद रखना है जिनसे मलेरिया होता है। ठीक है, उस गोल कृमि को याद रखना है, बुचेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी। बुचेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी जो है यह एक क्या है, यह एक गोल कृमि का उदाहरण है। बुचेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी, जो कि फाइलेरिया, हाथी पाँव रोग, इसी कृमि के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, फाइलेरिया, ये आपको पता होना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना याद रखना है। अगला हम लोग मोलस्का के बारे में देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मोलस्का के बारे में हम लोग देखे थे कि उसमें घोंघा आता है, स्लग आता है, सीपी आता है, सीपी हम लोग देखे हैं। ठीक है, स्कीड आता है, ऑक्टोपस आता है, नोटिल्स आता है, ये सब आता है मोलस्का में। अभी ये प्रश्न उसी से संबंधित था। अब हम लोग छठा एनिलीडा देखते हैं। एनिलीडा, एनिलीडा में केचुए आते हैं, ठीक है, जोंक आते हैं, जोंक आते हैं, और पॉलीकेट्स आते हैं, पॉलीकेट्स आते हैं, पॉलीकेट्स आते हैं, तो ध्यान देना है, पॉलीकेट्स आते हैं। तो एनिलीडा में क्या आते हैं, कछुए, जोंक, पॉलीकेट्स आते हैं। इन जानवरों के शरीर खंडों में विभाजित होते हैं, आप लोग देखे होंगे खंडों में विभाजित होते हैं। अगला देखिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो है कीड़े आते हैं, कीड़े मकड़ियाँ आती हैं आर्थ्रोपोडा में, बस ध्यान रखिए। उसके बाद याद रखिए, सातवां में तो आर्थ्रोपोडा देख लिए, आठवां में याद रखिए कि एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा क्या है, इसमें क्या क्या आता है, एकिनो,
एकिनोडर्मेटा। इसमें क्या क्या आता है? स्टारफिश आता है, समुद्री आर्चिन आता है, समुद्री खीरा आता है, और इन जानवरों के शरीर में कांटे होते हैं। एकिनोडर्मेटा में कांटे होते हैं और वे समुद्री वातावरण में रहते हैं। ठीक है, ये आपको ये पता होगा। तो ध्यान देना है कि स्टारफिश जो आता है वो आता है एकिनोडर्मेटा में। स्टारफिश से प्रश्न आता है रेलवे में। ठीक है, स्टारफिश मछली हाँ यहाँ पर है भी, तो स्टारफिश मछली जो आता है एकिनोडर्मेटा में आता है, ये आपको याद रखना है। अगला 9 नंबर याद रखना है कि हेमिकॉर्डेटा। तो ये ध्यान रखना है कि इस फाइलम में एंटेरोनेस्ट और ट्रेकोबैंक शामिल हैं। दो जीव हैं, ये शामिल है और ये समुद्री वातावरण में रहते हैं। एंटेरोनेस्ट और टेरोब्रैंक। ठीक है, और उनके शरीर में एक नोटोकार्ड होता है जो कि कशेरुकियों की विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देना है इतना ही। और हम लोग इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किए। तो इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर प्रतिदिन आ रहे हैं। तो इस चैनल से जुड़े और उन प्रश्नों को करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।